एक दिन पुलिस को एक ट्रॉली बैग मिलता है। जब बैग खोला जाता है तो उसके अंदर एक लाश मिलती है। हैरानी की बात यह थी कि लाश को दो हिस्सों में काटा गया था। दरअसल शव को बैग में फिट करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसे दो टुकड़ों में बांट दिया गया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी शव की पहचान करना। इसके लिए डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। तभी एक आईपीएस अधिकारी की नजर बैग पर गई। वह एक ट्रॉली बैग था और उस पर एक बारकोड चिपका हुआ था। अधिकारी ने तुरंत अंदाजा लगाया कि यह बारकोड वैसे ही होता है जैसे हवाई यात्रा के दौरान बैग की पहचान के लिए लगाए जाते हैं ताकि सामान गुम न हो। ठीक उसी तरह जैसे यात्रियों के बैगों पर एयरपोर्ट पर टैग लगाया जाता है। फिर उस बारकोड को स्कैन करने के लिए लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भेजा गया। स्कैनिंग के बाद पुलिस को बैग के मालिक के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। नाम, पता, उम्र, जन्म तिथि और यहां तक कि गांव का पिन कोड भी। बैग मिलने के लगभग 6 घंटे बाद पुलिस उस पते पर पहुंची। उनका उद्देश्य यह था कि पता लगाया जाए कि बैग के मालिक के साथ कुछ हुआ है या किसी और ने बैग का दुरुपयोग किया है। पुलिस ने दरवाजे पर दस्तक दी और बातचीत शुरू की। बातचीत के दौरान उन्हें वहां एक और बैग मिल गया। इस घटनाक्रम का धीरे धीरे पर्दाफाश होने लगता है। यह एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक महिला ने अपने ही पति का कत्ल कर दिया था, वो भी प्रेम संबंधों में उलझने के बाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं वह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की है। देवरिया मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक थाना है, तरकुलवा थाना। इसी थाना क्षेत्र के एक गांव का नाम है पकड़ी छाबर पटखली। यहीं का एक व्यक्ति था, जितेंद्र गिरी। 20 अप्रैल 2025 की सुबह करीब 11 बजे वह अपनी गेहूं की कटाई के लिए कंबाइन मशीन लेकर खेत में गया था। जैसे ही वह अपनी मशीन खेत में खड़ी करता है, उसकी नजर बगल के खेत पर पड़ती है। यह खेत पड़ोसी मदन जायसवाल का था। खेत खाली था क्योंकि उसमें गेहूं पहले ही कट चुके थे। खेत में उसे एक ट्रॉली बैग पड़ा दिखाई देता है। वह पास जाकर बैग को गौर से देखता है, लेकिन अंदर झांकने या हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता। उसे शक हो जाता है कि बैग में कोई आपत्तिजनक चीज हो सकती है। समझदारी दिखाते हुए वह तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम 112 नंबर पर फोन करता है। यह करीब 11 या सवा 11 बजे का समय रहा होगा। फोन सबसे पहले लखनऊ कंट्रोल रूम पहुंचता है। फिर सूचना तरकुलवा थाने तक भेजी जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो जाती है। एएसपी अरविंद वर्मा, सीओ संजय रेड्डी, थानाध्यक्ष सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। साथ ही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी बुला लिए जाते हैं। जिस जगह बैग मिला था उसे चारों तरफ से घेर कर बैरिकेडिंग कर दी जाती है ताकि कोई सबूत नष्ट न हो सके। जैसे ही गांव में खबर फैलती है, वहां सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो जाते हैं। आसपास खेतों में काम करने वाले लोग भी देखने आ जाते हैं कि आखिर बैग में क्या है। पुलिस की वीडियोग्राफी के बीच एक अधिकारी बैग को खोलता है। बैग में एक लाश के 2 टुकड़े दिखाई देते हैं, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा अलग अलग। शव को देखकर अनुमान लगाया गया कि मृतक की उम्र लगभग 35 से 38 वर्ष के बीच रही होगी। शव पर धारदार हथियार से बुरी तरह हमला किए जाने के निशान थे, जैसे कि किसी ने गहरी दुश्मनी के चलते हत्या की हो। पुलिस जांच में जुट गई थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी शव की पहचान। तभी एक आईपीएस अधिकारी की नजर ट्रॉली बैग पर लगे एक बारकोड पर पड़ती है। बारकोड देखकर अधिकारी ने अंदाजा लगाया कि यह हवाई जहाज यात्रा के दौरान लगाए जाने वाला बारकोड है। फिर उस बारकोड को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भेजा गया और डिटेल निकालने को कहा गया। अभी पुलिस केवल बैग की जांच कर रही थी, शव की पहचान बाद में की जानी थी। जब स्कैनिंग के बाद जानकारी मिली तो पता चला कि बैग नौशाद अहमद नामक व्यक्ति का था। नौशाद अहमद, पुत्र अली मोहम्मद, उम्र लगभग 38 वर्ष, थाना मैल, जिला देवरिया, गांव भटोली का रहने वाला था। करीब शाम 6 बजे पुलिस उसके गांव और घर पर पहुंचती है। पुलिस ने घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उसकी पत्नी रजिया सुल्तान ने खोला। पुलिस ने कहा, हमें आपके पति से मुलाकात करनी है।
और क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे पति का नाम क्या है? महिला ने बताया, मेरे पति का नाम नौशाद अहमद है। उम्र लगभग 38 साल है। इसके बाद पुलिस ने पूछा, तुम्हारा पति इस समय कहाँ है? तो महिला ने जवाब दिया, रात से वह गायब हैं। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों से पता किया, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं मिली। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। वह महिला घर की दहलीज पर खड़ी थी, जबकि पुलिस के अधिकारी बाहर खड़े थे। पुलिस वालों ने सोचा कि अंदर जाकर आराम से बैठकर बात करें, क्योंकि वे कई घंटों से इस केस में लगातार काम कर रहे थे। लेकिन महिला ने न तो पानी के लिए पूछा और न ही घर के भीतर बैठने का निमंत्रण दिया। पुलिस को यह बात थोड़ी अजीब लगी। जब पुलिस ने उससे बातचीत आगे बढ़ाई, तो वह जोर जोर से रोने लगी, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता हो, जबकि पुलिस ने अभी तक यह भी नहीं बताया था कि उसके पति के साथ क्या हुआ है या पुलिस को क्या मिला है। सिर्फ इतना कहा था कि हमें बातचीत करनी है और कुछ तलाशी लेनी है। पुलिस ने तलाशी की अनुमति मांगी। जैसे ही तलाशी शुरू हुई, पुलिस को घर के अंदर एक और बैग मिला। जब पुलिस ने उसे खोला, तो उसमें भारी मात्रा में ताजा खून मिला। खून अभी पूरी तरह सूखा भी नहीं था, यानी घटना ज्यादा पुरानी नहीं थी। अब पुलिस को पक्का शक हो गया कि कुछ गंभीर गड़बड़ी है। पुलिस ने सख्ती से सवाल पूछने शुरू किए। तुमने अपने पति को क्यों मारा? कैसे मारा? महिला शुरू में गोलमोल जवाब देती रही, बात को इधर उधर घुमाती रही, लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ जारी रखी। कुछ ही देर में महिला टूट गई और सच्चाई सामने आने लगी। रजिया सुल्तान ने कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा कि नौशाद अहमद इसी गांव का रहने वाला था। वह उसका मामा का बेटा था और वह खुद उसकी बुआ की बेटी थी। दोनों का बचपन से ही आना जाना था। साल 2014 से पहले की बात है, जब रजिया अपने मामा के घर आती थी और नौशाद अपनी बुआ के घर जाता था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्यार हो गया। रजिया बलिया जिले के बेलपरा थाना क्षेत्र के गांव पंडरी की रहने वाली थी। जब नौशाद अपनी बुआ के घर आता था तो उसे अच्छा लगता था, और जब रजिया अपने मामा के घर आती थी तो उसे भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोनों का प्रेम इतना गहरा हो गया कि नौशाद ने अपने परिवार वालों से शादी की इच्छा जताई, लेकिन परिवार वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि इस तरह के उल्टे सीधे रिश्ते नहीं बनाए जा सकते, लेकिन दोनों अपनी जिद पर अड़ गए। आखिरकार साल 2014 में दोनों की शादी हो गई। नौशाद के 3 भाई थे। एक का नाम था दिलशाद, दूसरा नौशाद और तीसरा मंसूर। मंसूर गांव से बाहर रहता था। साल 2015 में नौशाद भी दुबई नौकरी करने चला गया। दिलशाद, जो सबसे बड़ा भाई था, वह भी विदेश में ही काम कर रहा था। परिवार की मर्जी के खिलाफ नौशाद ने 2014 में रजिया सुल्तान से शादी कर ली थी। अब चूंकि शादी हो चुकी थी, तो परिवार चलाने और पत्नी का खर्च उठाने के लिए उसे कुछ न कुछ कमाना जरूरी था। इसी वजह से वह दुबई चला गया। इसी बीच उसकी बहन की भी शादी हो गई। बहन का नाम था नूरहार या नूनार। उसकी शादी भी इसी गांव में, लेकिन गांव के दूसरे छोर पर हुई थी। नौशाद का घर गांव के बाहरी हिस्से में खेतों के पास था। बताया जाता है कि उसके पड़ोसियों से भी ज्यादा अच्छे संबंध। नौशाद का भांजा रोमान धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। नौशाद ने रोमान से कहा था कि मामी रजिया सुल्तान की जरूरतों का ध्यान रखा करे। अगर उसे कोई सामान चाहिए हो तो बाजार से ला दे, शहर जाना हो तो उसकी मदद कर दे। जब नौशाद दुबई गया था, उस समय रोमान छोटा था, लेकिन जैसे जैसे रोमान बड़ा होता गया, मामी के साथ उसकी नजदीकियां भी बढ़ती गईं। किसी समय पर यह नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि रजिया सुल्तान और रोमान के बीच प्रेम संबंध बन गए। असल में नौशाद साल भर में केवल 10 से 15 दिन के लिए ही गांव आता था। बाकी करीब 350 दिन वह दुबई में नौकरी करता था। वह विदेश से पैसे कमाकर गांव भेजता था। जब वह 10 से 15 दिन के लिए आता, तो भी उसे पत्नी के साथ समय बिताने के अलावा रिश्तेदारों, दोस्तों से मिलने और पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने में भी वक्त देना पड़ता था। इस तरह रजिया सुल्तान को पर्याप्त समय और साथ नहीं मिल पाता था। करीब 1 साल पहले गांव में चर्चा होने लगी थी कि रोमान और रजिया सुल्तान के बीच अत्यधिक नजदीकियां हो चुकी हैं और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके हैं।
रोमान पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने ड्राइवर का काम करना शुरू कर दिया था। रोमान अब अपना कोई ट्रक या वाहन वगैरह चलाने लगा था। साथ ही वेनेवर मौका मिलता, वह घर में मामी रजिया सुल्तान के साथ भी समय बिताता था। क्योंकि वह घर का अपना बच्चा था, सगी ननद का बेटा, इसलिए उसके आने जाने पर किसी को कोई शक नहीं होता था, न ही कोई उसे रोकता टोकता था। करीब 1 साल पहले, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है, परिवार के लोगों को रजिया और रोमान के रिश्ते की भनक लग गई थी। जब यह बात सामने आई, तो पूरे परिवार ने इस रिश्ते को तोड़ने की भरपूर कोशिश की। पंचायत भी बैठाई गई, लेकिन नौशाद अहमद ने अपनी बेटी की खातिर फैसला लिया। उनकी एक 8 साल की बेटी थी, जिसका नाम आतिमा या फातिमा रखा गया था। अपनी बेटी को खोने के डर से नौशाद ने अपनी पत्नी का साथ दिया और रोमान को घर से दूर रहने को कहा। इसके बाद रिश्तों में एक तरह की चुप्पी छा गई। समय गुजरता रहा, समय गुजरता रहा। लगभग 1 साल बाद, यानी अप्रैल 2025 में, नौशाद फिर से गांव लौट आया। यह 8 या 9 अप्रैल की बात थी। वह घर में आराम से रह रहा था। उसे 22 अप्रैल के आसपास फिर से दुबई लौटना था। लेकिन 1 साल पहले जो कुछ हुआ था, वह रोमान के मन में चुभता रहा। आखिरकार रोमान और रजिया सुल्तान ने मिलकर नौशाद की हत्या की योजना बना डाली। 19 अप्रैल 2025 की रात को दोनों ने अपने प्लान के तहत खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। रात के करीब 9 या 10 बजे नौशाद ने वह खाना खाया और थोड़ी ही देर में मूर्छित हो गया। घर में उस वक्त उसकी बेटी, उसका वृद्ध पिता और पत्नी रजिया मौजूद थे। रात करीब 2 बजे रोमान घर आया। उसने देखा कि नौशाद बेहोश पड़ा था। फिर उसने सोते हुए नौशाद पर एक भारी चीज, सिलबट्टे जैसी वस्तु से जोरदार हमला किया। नौशाद ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन नशे में होने के कारण और चोट लगने के कारण वह कमजोर पड़ गया। इसके बाद रोमान ने कुल्हाड़ी और अन्य धारदार हथियारों से उस पर ताबड़तोड़ वार किए। लगातार वार करते हुए अंततः नौशाद की मौत हो गई। उसकी सांसें थम गईं। इसके बाद रोमान और रजिया ने मिलकर शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। वे शव को एक बैग में पैक करना चाहते थे, लेकिन बैग छोटा था। तब उन्होंने सोचा कि शरीर के 2 टुकड़े कर दिए जाएं, ताकि शव बैग में आ सके। उन्होंने पेट के पास से शव को 2 हिस्सों में काटा। फिर दोनों टुकड़े बैग में पैक करने की कोशिश करने लगे, लेकिन शव मोटा ताजा था और बैग छोटा होने के कारण पूरी तरह फिट नहीं हो पा रहा था। अब वे लोग लाश के आधे हिस्से को पैक करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो खून लगातार बह रहा था उसे किसी तरह रोक सकें। उस बैग को वे एक तरफ अलग रख देते हैं। तभी रजिया सुल्तान को याद आता है कि नौशाद जब दुबई जाता था तो एक बड़ा ट्रॉली बैग इस्तेमाल करता था। वह कहती है, एक काम करो, उसी बड़े बैग का इस्तेमाल कर लो। अब रोमान और उसकी मामी रजिया मिलकर उस बड़े ट्रॉली बैग में लाश को पैक करने लगते हैं। शव का आकार बैग में फिट करने के लिए वे शव के अंगों को मोड़ते और दबाते हैं और किसी तरह बैग के भीतर पैक कर देते हैं। इसी बीच रोमान अपने एक दोस्त को बुलाता है। उस दोस्त का नाम हिमांशु जायसवाल था, जो ब्योली माफी गांव का रहने वाला था। हिमांशु अपनी बोलेरो कार लेकर आता है। रोमान और हिमांशु मिलकर उस बैग को बोलेरो में रखते हैं। बैग के अंदर वही लाश छिपी हुई थी। अब वे बैग को ठिकाने लगाने निकल पड़ते हैं। लेकिन उस समय, यानी 19 अप्रैल के आसपास, गांव और आसपास के इलाकों में कई शादियां थीं। जहां भी जाते उन्हें डर लगने लगता कि कहीं कोई देख न ले। इसी तरह भटकते हुए वे गांव से लगभग 55 किलोमीटर दूर तरकुलवा थाना क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहां पकड़ी छापर पटखली गांव में मदन जायसवाल के खेत में वे उस बैग को फेंक देते हैं। उनकी योजना थी कि जब तक बैग मिलेगा तब तक शव सड़ गल जाएगा, पहचानना मुश्किल हो जाएगा। लोग समझेंगे कि नौशाद अहमद दुबई चला गया है और किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन उनकी एक चूक भारी पड़ गई। ट्रॉली बैग पर जो एयरलाइंस का बारकोड लगा हुआ था, वही बारकोड उनकी साजिश का भंडाफोड़ कर देता है और अंततः पुलिस को असली कातिलों तक पहुंचने में मदद मिल जाती है। जब आखिरकार कातिलों का भंडाफोड़ होता है, तो सबसे पहले नौशाद अहमद की पत्नी रजिया सुल्तान पुलिस के शिकंजे में आती है।
साथ ही उसके भांजे रोमान की भी तलाश शुरू हो जाती है। रोमान के साथ उसका दोस्त हिमांशु भी इस साजिश में शामिल था। हिमांशु को गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और देर सवेर वह भी कानून के गिरफ्त में आ ही जाएगा। अब सवाल उठता है मासूम बेटी का, जिसकी आंखों के सामने यह सब बिखर गया था। अब उसका भविष्य अधर में था, मगर बेटी की नानी उसे अपने साथ ले जाती है, जिन्होंने अपनी बेटी रजिया को जन्म दिया था। अब वे उसी की संतान नौशाद और रजिया की बेटी को पालेंगी। यह विडंबना भी इस कहानी का एक दर्दनाक पहलू बन जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, न ही किसी को दुखी करना है। इसका मकसद सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है कि कैसे अवैध संबंधों की आग परिवारों को बर्बाद कर सकती है। इस कहानी की तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिली मईल के निवासी और पत्रकार संतोष कुमार सिंह से, उनके मित्र राजन जी से और देवरिया के वरिष्ठ पत्रकार पूर्व अमर उजाला संवाददाता आसिफ इकबाल से। इन तीनों का दिल से आभार, जिन्होंने सत्य तक पहुंचने में मदद की। जब इस पूरे मामले को गहराई से समझने की कोशिश की गई तो मैंने यह सवाल पुलिस अधिकारियों और स्थानीय पत्रकारों से भी पूछा। जब नौशाद अहमद साल के 365 में से 350 दिन विदेश दुबई में नौकरी करता था और केवल 10 से 15 दिन के लिए घर आता था, तो फिर ऐसे में केवल 15 दिनों की मौजूदगी क्या इतनी बड़ी रुकावट बन गई थी कि प्रेमी प्रेमिका रोमान और रजिया ने हत्या जैसा घिनौना कदम उठा लिया? इस सवाल का कोई ठोस जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस का भी कहना था, कुछ तो ऐसा जरूर रहा होगा जिसने हालात को हत्या तक पहुंचा दिया। अब असली सच कि आखिर वह कौन सी चिंगारी थी जिसने हत्या को जन्म दिया, यह तो रोमान के गिरफ्त में आने के बाद ही पूरी तरह सामने आएगा। हालांकि रजिया सुल्तान ने कुछ बातें बताने की कोशिश की है या नहीं, इस पर पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान मीडिया को नहीं दिया है। फिलहाल यह साफ है कि अवैध संबंधों में पैदा हुई एक दरार ने एक पूरा घर उजाड़ दिया, एक मासूम बच्ची को अनाथ बना दिया और कई जिंदगियों को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया।